चैप्टर के आपके पसंदीदा हिस्से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लैब में आपका स्वागत है। अपना पसंदीदा कैफीनेटेड बेवरेज लें, एक टर्मिनल खोलें और कुछ C++ या क्यूडा कोड लिखने, प्रोफाइल करने और रिफैक्टर करने के लिए तैयार हो जाएं। इस पॉइंट तक हमने जीपीयू के एग्जीक्यूशन मॉडल सब टॉपिक 23.3 के थियोरिटिकल फाउंडेशन को कवर कर लिया है। ब्रांच डाइवर्जेंस कैसे इस इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट को नुकसान पहुंचाता है, सब टॉपिक 23.5 का एनालिसिस किया है और वार्प लेवल इंट्रिंसिक फंक्शंस के लो लेवल मैकेनिक्स सब टॉपिक 23.6 को एक्सप्लोर किया है। इस लैब में हम उस सारे नॉलेज को एक्शन में ला रहे हैं। आज हमारा मिशन सिंपल है। हम एक हॉरिबली इनएफिशिएंट हैविली डाइवर्जेंट क्यूडा कर्नेल ले रहे हैं और इसे स्टेप बाय स्टेप एक हाई थ्रूपुट वार्प कोलेस्ड वर्कहॉर्स में रिफैक्टर कर रहे हैं। इस प्रोसेस में हम उस सीमेक बिल्ड सिस्टम पर काम करेंगे जिसे हमने चैप्टर 20.9 में एस्टेब्लिश किया था। हमारे चैप्टर 21.10 वेक्टर एड और चैप्टर 22.9 मैट्रिक्स स्टाइलिंग लैब्स के सिमिलर होस्ट वेरिफिकेशन पैटर्न्स बनाएंगे और उन एल्गोरिदमिक ट्रेड ऑफ्स को अप्लाई करेंगे जिनका हमने चैप्टर 13.9 में एनालिसिस किया था। इस लैब के एंड तक आप न केवल वार्प डाइवर्जेंस को थ्योरेटिकली समझेंगे, बल्कि आप यह भी जानेंगे कि इनसाइट कंप्यूट NCU के साथ इसे कैसे डायग्नोज करना है और मैथ, डेटा लेआउट एडजस्टमेंट्स और मॉडर्न वार्प इंट्रिंसिक्स का यूज करके इसे कैसे एलिमिनेट करना है। सेक्शन ब्रेक, सेटिंग अप द लैब इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए सॉलिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फाउंडेशंस डालने से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर 20.99 में सीखा था, प्रोडक्शन क्यूडा कोड को कभी भी GPU एरर कोड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और न ही परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए गेसवर्क पर डिपेंड होना चाहिए। वार्प _डाइवर्जेंस_ लैब नाम की एक वर्कस्पेस डायरेक्टरी बनाएं और 2 फाइल्स बनाएं, cmakelists.txt और main.cu। द cmake बिल्ड स्क्रिप्ट cmakelists.txt हम मॉडर्न क्यूडा आर्किटेक्चर्स को टारगेट करने और जरूरत पड़ने पर डीबगिंग फ्लैग्स को इनेबल करने के लिए अपने बिल्ड सिस्टम को कॉन्फ़िगर करेंगे। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट C++ और क्यूडा का यूज करके एक प्रोजेक्ट सेटअप करती है। यह मिनिमम बिल्ड टूल वर्जन स्पेसिफाई करती है, C++ 17 और क्यूडा 17 स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करती है और ऑप्टिमाइजेशन के लिए नेटिव ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आर्किटेक्चर को टारगेट करती है। फाइनली यह एक क्यूडा सोर्स फाइल से एग्जीक्यूटेबल बनाती है और यूज हो रहे कंपाइलर के हिसाब से स्ट्रिक्ट वार्निंग फ्लैग सप्लाई करती है। द मैक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर main.cu में चलिए अपना स्टैंडर्ड क्यूडा चेक एरर हैंडलर, हाई रेजोल्यूशन टाइमर्स और होस्ट रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन डिफाइन करते हैं। ये C++ प्रोग्राम सेटअप स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को इंक्लूड करता है और हेल्पर मैक्रोज डिफाइन करता है ताकि GPU कंप्यूटिंग के दौरान एरर्स को हैंडल किया जा सके। स्पेसिफिकली यह स्टैंडर्ड CUDA API ऑपरेशंस और एसिंक्रोनस GPU कर्नल एग्जीक्यूशन के लिए चेक्स क्रिएट करता है ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि कोई भी एरर कैच, रिपोर्ट और प्रोग्राम को तुरंत टर्मिनेट करके हैंडल किया जा सके। सेक्शन ब्रेक 2, द बेसलाइन हाई डाइवर्जेंस कर्नल। आइए बेसलाइन सिनेरियो को इंस्पेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास इंटीजर्स का एक एरे है और हमें इस बात के आधार पर 2 पूरी तरह से अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं कि कोई एलिमेंट इवन है या ऑड। होस्ट रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन। GPU कोड को टच करने से पहले आइए एक स्टैंडर्ड CPU रेफरेंस फंक्शन लिखते हैं। यह गारंटी देता है कि जैसे जैसे हम अपने CUDA कर्नल्स को रिफैक्टर करेंगे, हम हर एक इटरेशन के बाद न्यूमेरिकल करेक्टनेस को वेरीफाई कर सकें। यह C++ फंक्शन इंटीजर्स के एक कलेक्शन को प्रोसेस करता है। यह हर नंबर के इवन या ऑड होने के आधार पर उस पर अलग अलग मल्टी स्टेप मैथमेटिकल और बिटवाइज ऑपरेशंस अप्लाई करता है और रिजल्ट्स को एक आउटपुट कलेक्शन में स्टोर करता है ताकि ये एक रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन की तरह काम कर सके। द नैव GPU कर्नल। अब आइए इस लॉजिक को सीधे CUDA थ्रेड्स पर मैप करते हुए नैव इंप्लीमेंटेशन लिखते हैं। यह GPU कर्नल पैरेलल प्रोग्रामिंग में वार्प डाइवर्जेंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। हर थ्रेड इनपुट एरे से एक एलिमेंट प्रोसेस करता है। एलिमेंट इवन है या ऑड, इस पर डिपेंड करते हुए थ्रेड 2 डिफरेंट मैथमेटिकल लूप्स में से 1 को एग्जीक्यूट करता है, जो दोनों ही लूप अनरोलिंग के साथ ऑप्टिमाइज्ड हैं। क्योंकि एडजेसेंट थ्रेड्स डिफरेंट एग्जीक्यूशन पाथ्स फॉलो कर सकते हैं, इसलिए यह सेटअप आउटपुट एरे में फाइनल कंप्यूटेड वैल्यूज राइट करने से पहले वार्प डाइवर्जेंस का कारण बनता है। यह कोड हार्डवेयर के लिए इतना कैटास्ट्रोफिक क्यों है? याद कीजिए जो हमने सब टॉपिक 23.3
और 23.5 में पढ़ा था। एक SIMT सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स वार्प लॉक स्टेप में 32 थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है। जब एक वार्प एनकाउंटर करता है इफ val%2 इक्वल्स टू 0 और इनपुट डेटा सेट में अल्टरनेटिंग इवन ऑड वैल्यूज होती हैं जैसे कि 0 1 2 3, तो 16 थ्रेड्स इफ ब्रांच लेते हैं जबकि 16 थ्रेड्स एल्स ब्रांच लेते हैं। वार्प शेड्यूलर एक सिंगल हार्डवेयर लेन सेट पर दोनों ब्रांचेस को कंकरेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसके बजाय यह एग्जीक्यूशन को सीरियलाइज करता है। यह एक एक्टिव एग्जीक्यूशन मास्क का यूज करके 16 ऑड थ्रेड्स को डिसेबल कर देता है। यह 16 इवन थ्रेड्स के लिए इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। यह एग्जीक्यूशन मास्क को फ्लिप करता है। यह 16 ऑड थ्रेड्स के लिए एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। यह कन्वर्जेंस पॉइंट पर वार्प को रियूनिफाई करता है। रिजल्ट आपका कर्नल थियोरेटिकली जितने इंस्ट्रक्शन साइकिल्स की जरूरत होती है उससे लगभग डबल लेता है। सेक्शन ब्रेक 3 इनसाइट कंप्यूट NCU के साथ बेसलाइन को प्रोफाइल करना। आइए इसे टेस्ट करते हैं। CMake का यूज करके अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल करें। यह कमांड सीक्वेंस एक नई बिल्ड डायरेक्टरी क्रिएट करता है, इसमें नेविगेट करता है, CMake का यूजर करके प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करता है और फिर सोर्स कोड को कंपाइल करता है। अब ब्रांच डाइवर्जेंस मैट्रिक्स को कैप्चर करने के लिए एग्जीक्यूटेबल पर NVIDIA इनसाइट कंप्यूट यानी NCU रन करें। अपने टर्मिनल में फॉलोइंग कमांड रन करें। ये इंस्ट्रक्शन डाइवर्जेंट और एग्जीक्यूटेड ब्रांच टारगेट थ्रेड्स को मेजर करके एक कंपाइल्ड प्रोग्राम में वार्प डाइवर्जेंस को एनालाइज करने के लिए NVIDIA इनसाइट कंप्यूट प्रोफाइलर को रन करता है। प्रोफाइलर आउटपुट को समझना। जब NCU नेव डाइवर्जेंट कर्नेल को एनालाइज करना फिनिश करता है तो आप 2 क्रूशियल वैल्यूज नोटिस करेंगे। पहला SMASP ब्रांच टारगेट्स थ्रेड्स एग्जीक्यूटेड डॉट सम यानी ब्रांचेस के अक्रॉस एग्जीक्यूटेड टोटल थ्रेड इंस्ट्रक्शंस। दूसरा SMASP सेस ब्रांच टारगेट्स थ्रेड्स डाइवर्जेंट डॉट सम यानी थ्रेड इंस्ट्रक्शंस का नंबर जहां डाइवर्जेंस के कारण हार्डवेयर लेंस मास्क ऑफ हो गए थे। अगर आपका इनपुट वेक्टर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम इंटीजर्स से बना है तो SMASP सेस ब्रांच टारगेट्स थ्रेड्स डाइवर्जेंट डॉट सम टोटल एग्जीक्यूटेड ब्रांच थ्रेड्स का लगभग 50% होगा। यह बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन ओवरहेड है। अब जब हमने अपनी बेसलाइन एस्टेब्लिश कर ली है तो चलिए उन लॉस्ट हार्डवेयर साइकिल्स को वापस पाने के लिए 3 डिस्टिंक्ट रिफैक्टरिंग स्ट्रेटेजीज को एक्सप्लोर करते हैं। सेक्शन ब्रेक रिफैक्टरिंग स्ट्रेटेजी 1 ब्रांचलेस अरिथमेटिक सिलेक्शन। हमारी फर्स्ट रिफैक्टरिंग टेक्निक कंट्रोल फ्लो ब्रांचेस को प्योर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करती है। इंस्ट्रक्शन पाथ्स को बदले बिना कंडीशनल तरीके से दोनों एक्सप्रेंस या मास्किंग कोएफिशिएंट्स को कैलकुलेट करके वार्प का हर थ्रेड बिल्कुल सेम टाइम पर बिल्कुल सेम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। मैथमेटिकल मास्किंग लॉजिक val%2 इक्वल टू 0 पर ब्रांच करने के बजाय हम एक बूलियन फ्लैग इज इवन इक्वल टू val एंड 1 इक्वल टू 0 एक्सट्रैक्ट करते हैं। C++ में एक इज इवन बूलियन 1 यानी ट्रू या 0 यानी फॉल्स में इवेल्युएट होता है। हम दोनों मैथ पाइपलाइंस को अरिथमेटिक वाइज कंप्यूट कर सकते हैं और उन्हें कंबाइन कर सकते हैं। रिजल्ट इक्वल्स द क्वांटिटी इज इवन टाइम्स इवन रिजल्ट प्लस द क्वांटिटी 1 माइनस इज इवन टाइम्स ऑड रिजल्ट। चलिए ब्रांचलेस कर्नेल लिखते हैं। यह कूड़ा कर्नल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर थ्रेड डाइवर्जेंस से बचने के लिए एक ब्रांचलेस प्रोग्रामिंग टेक्निक को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह हर एलिमेंट इवन है या ऑड है यह डिटरमाइन करके एक इनपुट एरे को प्रोसेस करता है। कंडीशनल ब्रांचिंग का यूज करने के बजाय यह अनरोल्ड लूप्स का यूज करके दोनों पाथ्स के लिए मैथमेटिकल रिजल्ट्स को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करता है। इसके बाद यह रिजल्ट्स को कंबाइन करने के लिए अरिथमेटिक मास्किंग का यूज करता है और आउटपुट एरे में फाइनल वैल्यू राइट करता है जिससे ऑप्टिमल एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी इंश्योर होती है। ट्रेड ऑफ एनालिसिस कंप्यूट वर्सेस डाइवर्जेंस। ब्रांचलेस कर्नेल को ध्यान से देखिए। नोटिस किया कि हमने क्या किया। अब हर एक सिंगल थ्रेड इवन पाथ और ऑड पाथ दोनों को कैलकुलेट करता है। प्रोस डाइवर्जेंस एब्सोल्यूट 0 तक गिर जाता है। हर वार्प में सभी 32 थ्रेड्स एक साथ लॉकस्टेप में चलते हैं। कॉन्स हमने अरिथमेटिक पेलोड बढ़ा दिया है। हर थ्रेड दोनों पाथ्स को कंप्यूट करता है भले ही वह एक रिजल्ट को फेंक देता है। इंस्ट्रक्टर्स नोट क्या ये हमेशा फास्टर होता है। जैसा कि हमने चैप्टर 13.9 में सीखा था, एल्गोरिथमिक ऑप्टिमाइजेशन सब ट्रेड ऑफ्स को बैलेंस करने के बारे में है। अगर ब्रांचेस के अंदर का काम रिलेटिवली लाइट है जैसे कि ऊपर हमारे लूप में, तो अरिथमेटिक के हिसाब से दोनों ब्रांचेस को कंप्यूट करना वार्प को सीरियलाइज करने से बहुत ज्यादा फास्टर होता है।
हालांकि अगर हर ब्रांच में 5000 इंस्ट्रक्शंस होते तो दोनों को इवैल्यूएट करने से हमारा टोटल काम डबल हो जाता। ये हमें स्ट्रेटेजी 2 पर लाता है। सेक्शन ब्रेक। रिफैक्टरिंग स्ट्रेटेजी 2 प्री सॉर्टिंग इनपुट्स बाई की डेटा रिअलाइनमेंट। क्या होगा अगर हम कर्नेल के अंदर अपना ओरिजिनल क्लीन इफ या एल्स लॉजिक रख सकें, लेकिन जीपीयू में डेटा कैसे एंटर करता है उसे रिस्ट्रक्चर कर दें ताकि वॉर्प्स कभी भी स्टार्टिंग में डाइवर्ज ही न हो। याद रखिए, डाइवर्जेंस केवल तब होता है जब सेम 32 थ्रेड वॉर्प के अंदर के थ्रेड्स अलग अलग पाथ लेते हैं। अगर थ्रेड्स 0 से 31 सभी इवन नंबर्स को प्रोसेस करते हैं और थ्रेड्स 32 से 63 सभी ऑड नंबर्स को प्रोसेस करते हैं तो 0 डाइवर्जेंस होता है। डेटा प्री सॉर्टिंग अप्लाई करना। चलिए, कर्नेल लॉन्च करने से पहले पैरिटी यानी इवन वर्सेस ऑड के बेसिस पर इनपुट एरे को सॉर्ट या पार्टीशन करने के लिए अपने होस्ट साइड पाइपलाइन को मॉडिफाई करते हैं। यह सीप्स प्लस और क्यूडा फंक्शन वार्प डाइवर्जेंस को कम करने के लिए एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह होस्ट पर इनपुट डेटा को कॉपी करने और उसे पार्टीशन करने से शुरू होता है ताकि सभी इवन नंबर्स ऑड नंबर्स से पहले एक साथ ग्रुप हो जाएं। इस सॉर्टेड डेटा को फिर ग्राफिक्स कार्ड की मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद यह इस ऑर्गेनाइज्ड डेटा पर एक जीपीयू कर्नेल को एग्जीक्यूट करता है और फाइनली यह प्रोसेस्ड रिजल्ट्स को वापस होस्ट कंप्यूटर पर कॉपी कर देता है। प्री सॉर्टेड अप्रोच को प्रोफाइल करना। इस प्री सॉर्टेड पाइपलाइन पर एनसीयू रन करें, डाइवर्जेंस मैट्रिक्स को देखें। यह स्टेटस रिपोर्ट कंफर्म करती है कि जीपीयू थ्रेड एनालिसिस ने फुल्ली एक्टिव प्रोसेसर ग्रुप्स के अंदर कोई भी डाइवर्जेंट एग्जीक्यूशन पाथ्स डिटेक्ट नहीं किए हैं, जो ऑप्टिमल पैरेलल परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। क्योंकि एलिमेंट्स इवन और ऑड के कॉन्टिगुअस ब्लॉक्स में पार्टीशन किए गए हैं, इसलिए इंडेक्स 0 से 31, 32 से 63 और इसी तरह आगे प्रोसेस करने वाले वॉर्प्स में एक्सक्लूसिवली इवन एलिमेंट्स होते हैं। हर थ्रेड इफ ब्लॉक को इवैल्यूएट करता है। हार्डवेयर द्वारा एल्स ब्लॉक को पूरी तरह से स्किप कर दिया जाता है। हायर इंडेक्स को प्रोसेस करने वाले वॉर्प्स में एक्सक्लूसिवली ऑड एलिमेंट्स होते हैं। हर थ्रेड एल्स ब्लॉक को इवैल्यूएट करता है। इफ ब्लॉक को पूरी तरह से स्किप कर दिया जाता है। अपने डेटा लेआउट को ट्रांसफॉर्म करके हमने अपने अरिथमेटिक काम को डबल किए बिना मैक्सिमम हार्डवेयर एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी अचीव की। सेक्शन ब्रेक। रिफैक्टरिंग स्ट्रेटेजी 3 डायनेमिक इंट्रावॉर्प कॉम्पैक्शन, बैलेट और शफल। अब चलिए अल्टीमेट कूडा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को टैकल करते हैं। वॉर्प इंट्रिंसिक सब टॉपिक 23.6 का यूज करके जीपीयू रजिस्टर्स के अंदर ऑन द फ्लाई डाइवर्जेंट पाथ्स को डायनेमिकली पार्टीशन और कॉम्पैक्ट करने के लिए, जिसमें 0 होस्ट सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, हम 2 मॉडर्न कूडा इंट्रिंसिक्स का यूज करेंगे। डबल अंडरस्कोर बैलेट सिंक मास्क प्रेडिकेट। ये एक वॉर्प में सभी एक्टिव थ्रेड्स में एक कंडीशन को इवैल्यूएट करता है और एक 32 बिट मास्क रिटर्न करता है जहां बिट आई सेट होता है। अगर थ्रेड आई ट्रू इवैल्यूएट होता है, डबल अंडरस्कोर पॉप सी मास्क पॉपुलेशन काउंट। यह काउंट करता है कि एक बिट मास्क में कितने बिट्स 1 पर सेट हैं। डबल अंडरस्कोर शफल सिंक मास्क वैल एस आर सी लेन। यह एक स्पेसिफिक लेन से वॉर्प के अंदर दूसरे थ्रेड्स को एक वैल्यू ब्रॉडकास्ट करता है। एल्गोरिदम इंट्रा वॉर्प इंट्रा ब्लॉक पार्टीशनिंग। यहाँ वॉर्प क्वालिस्ट कर्नेल के लिए गेम प्लान है। हर थ्रेड अपने एलिमेंट को रीड करता है और चेक करता है इज इवन इक्वल टू वेल परसेंट 2 इक्वल टू 0 वॉर्प डबल अंडरस्कोर बैलेट सिंक 0 एक्स एफ इज इवन के जरिए एक वोटिंग पोल परफॉर्म करता है। एक इवन मास्क ऑब्टेन करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे वॉर्प में कितने थ्रेड्स इवन हैं। नम इवन्स इक्वल टू डबल अंडरस्कोर पॉप सी इवन मास्क। जो थ्रेड्स इवन हैं वे बिट काउंटिंग ऑपरेशंस डबल अंडरस्कोर पॉप सी इवन मास्क एंड लेन मास्क का यूज करके अपना इंट्रा वॉर्प रैंक रजिस्टरते हैं। वॉर्प सभी इवन थ्रेड्स के लिए पैरेलल में इवन पाथ एग्जीक्यूट करता है। वॉर्प सभी ऑड थ्रेड्स के लिए पैरेलल में ऑड पाथ एग्जीक्यूट करता है। चलिए इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं। यह कूडा कर्नल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वार्प इंट्रिंसिक्स का यूज करके थ्रेड्स को इवन और ऑड ग्रुप्स में सेपरेट करके वार्प एग्जीक्यूशन को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। यह हर थ्रेड के लिए एक कंडीशन इवेल्युएट करता है और वार्प के अंदर ग्रुप मास्क्स और रैंक्स कैलकुलेट करता है। फिर यह रिजल्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में वापस ग्लोबल मेमोरी में राइट करने से पहले डाइवर्जेंट लॉजिक को हैंडल करने के लिए सीक्वेंशियली 2 डिस्टिंक्ट कंप्यूटेशनल पाथ्स को एग्जीक्यूट करता है। डबल अंडरस्कोर बैलेट सिंक का लेवरेज लेकर हम रजिस्टर स्पिलिंग को एलिमिनेट करते हैं। सीपीयू प्री सॉर्टिंग ओवरहेड से बचते हैं
और थ्रेड्स को सीधे एसएम हार्डवेयर पर क्लॉक साइकिल लेवल एफिशिएंसी के साथ एग्जीक्यूशन पाथ्स को कोऑर्डिनेट करने की परमिशन देते हैं। सेक्शन ब्रेक 7 कंप्लीट वेरिफिकेशन हार्नेस मेन डॉट सी यू। अब चलिए कंप्लीट होस्ट टेस्ट हार्नेस को असेंबल करते हैं। हम 10 मिलियन रैंडम नंबर्स जनरेट करेंगे, सभी 4 अप्रोचेस को रन करेंगे, कूडा इवेंट्स का यूज करके एग्जीक्यूशन टाइम्स को मेजर करेंगे और हमारे CPU रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन के अगेंस्ट आउटपुट को वेरीफाई करेंगे। ये C++ प्रोग्राम ब्रांच डाइवर्जेंस को हैंडल करने के लिए डिफरेंट हार्डवेयर एक्सेलरेशन कर्नेल ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज को बेंचमार्क और कंपेयर करता है। ये रैंडम इंटीजर्स का एक लार्ज एरे जनरेट करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर एक रेफरेंस रिजल्ट कंप्यूट करता है और फिर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर 4 एक्सपेरिमेंट्स रन करता है। इन एक्सपेरिमेंट्स में एक बेसिक डाइवर्जेंट अप्रोच, एक ब्रांच फ्री सिलेक्शन मेथड, एक वार्प लेवल इंट्रिंसिक इंप्लीमेंटेशन और ब्रांचिंग को मिनिमाइज करने के लिए प्री सॉर्टेड डेटा का यूज करने वाला एक टेस्ट शामिल है। यह प्रोग्राम हर मेथड के लिए एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करता है और रेफरेंस के अगेंस्ट आउटपुट्स की करेक्टनेस को वेरीफाई करता है। सेक्शन ब्रेक 8 प्रोफाइलिंग और परफॉर्मेंस कंपैरिजन रिजल्ट्स। जब आप इस प्रोग्राम को एक मॉडर्न GPU पर बिल्ड और एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर एग्जांपल NVIDIA RTX 3080 या RTX 4090 या A100, तो आपका कंसोल आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा। ये लॉग एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर थ्रेड एग्जीक्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिजाइन की गई अलग अलग पैरेलल कंप्यूटिंग स्ट्रेटेजीज के परफॉर्मेंस कंपैरिजन को दिखाता है। ये एक स्टैंडर्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रेफरेंस के एग्जीक्यूशन टाइम्स को 4 अलग ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट अप्रोचेस के अगेंस्ट मेजर करता है, जिसमें बेसिक ब्रांचिंग, ब्रांचलेस सिलेक्शन, वार्प लेवल वोटिंग और प्री सॉर्टेड इनपुट्स शामिल हैं। रिजल्ट्स ऑप्टिमाइज्ड अप्रोचेस के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पीड इंप्रूवमेंट्स दिखाते हैं और साथ ही ये भी इंश्योर करते हैं कि सभी कैलकुलेशंस बेसलाइन रेफरेंस से मैच करें। आर्किटेक्चरल एनालिसिस जस्ट क्या हुआ नाइव डाइवर्जेंट कर्नल 4.12 मिलीसेकंड्स SIMT सीरियलाइजेशन की वजह से यह सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। हार्डवेयर ने अपने हाफ एग्जीक्यूशन साइकिल्स लेंस को मास्क ऑफ करके बिताए। ब्रांचलेस सिलेक्शन कर्नल 1.955 मिलीसेकंड्स अप्रोक्सीमेटली 2.1 टाइम्स स्पीड अप। भले ही ये दोनों ब्रांच मैथ एक्सप्रेशंस को कंप्यूट करता है, पर ये इंस्ट्रक्शन सीरियलाइजेशन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है। एग्जीक्यूशन यूनिट्स हर क्लॉक साइकिल पर 100% सैचुरेटेड रहते हैं। प्री सॉर्टेड इनपुट्स 1.88 मिलीसेकंड्स अप्रोक्सीमेटली 2.2 टाइम्स स्पीड अप। ये मैक्सिमम हार्डवेयर परफॉर्मेंस अचीव करता है क्योंकि पूरे वार्प्स बिना अनयूज्ड मैथ ब्रांचेस को कैलकुलेट किए सिंगल एग्जीक्यूशन पाथ लेते हैं। हालांकि चैप्टर 13.9 को ध्यान में रखें, CPU या GPU पर इनपुट एरे को सॉर्ट करने की कॉस्ट को आपके ओवरऑल एप्लीकेशन पाइपलाइन टाइमलाइन में शामिल किया जाना चाहिए। वार्प इंट्रा बैलेट कर्नल 2.21 मिलीसेकंड्स अप्रोक्सीमेटली 1.86 टाइम्स स्पीड अप। ये बिना एक्स्ट्रा मैथ कैलकुलेशंस किए पूरी तरह से अनसॉर्टेड डेटा पर थ्रेड डाइवर्जेंस को डायनेमिकली कम करता है। सेक्शन ब्रेक वार्प डाइवर्जेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन चीट शीट। इससे पहले कि हम सब टॉपिक 23.10 पर जाएं, आइए इस लैब से सीखे गए अपने सभी जरूरी लेसन्स को एक कॉम्पैक्ट रेफरेंस चीट शीट में कंपाइल करें। इस पेज को बुकमार्क कर लें। कर्नल डेवलपमेंट के दौरान आप बार बार इस पर वापस आएंगे। वार्प डाइवर्जेंस एंड एग्जीक्यूशन रूल्स। ये टेबल ब्रांचिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए 4 की GPU रिफैक्टरिंग टेक्निक्स को आउटलाइन करती है और उनके हार्डवेयर मैकेनिज्म्स, आइडियल यूज केसेस और ट्रेड ऑफ्स को कंपेयर करती है। फर्स्ट, ब्रांचलेस मैथ मास्किंग कंट्रोल फ्लो को अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस से रिप्लेस करती है, जैसे कि इजर इवन टाइम्स A प्लस नॉट इजर इवन टाइम्स B। यह सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले शॉर्ट ब्रांच बॉडीज के लिए बेस्ट सूटेबल है, हालांकि यह अनयूज्ड ब्रांचेज को कंप्यूट करता है और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस के लिए रजिस्टर प्रेशर बढ़ा सकता है। सेकंड, डेटा पार्टीशनिंग या प्री सॉर्टिंग सिमिलर एलिमेंट्स को मेमोरी में कॉन्टिग्यूअसली ग्रुप करती है ताकि एक वार्प में सभी 32 थ्रेड्स सेम ब्रांच लें। यह मल्टीपल इटरेशंस में स्टैटिक इनपुट्स के साथ हैवी कंप्यूट ब्रांचेज के लिए आइडियल है, लेकिन इसके लिए एक लेटेंसी इंड्यूसिंग प्री प्रोसेसिंग स्टेप की जरूरत होती है, जैसे कि होस्ट सॉर्ट या GPU रेडिक्स सॉर्ट। थर्ड, डबल अंडरस्कोर बैलेट अंडरस्कोर सिंक का यूज करने वाले वार्प इंट्रिंसिक्स रजिस्टर लेवल हार्डवेयर वोटिंग और इंट्रा वार्प लेन इंडेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। यह टेक्निक डायनेमिक अनस्ट्रक्चर्ड इनपुट्स वाले मिड टू हैवी ब्रांच वर्कलोड्स के लिए आइडियल है,
लेकिन लेन मास्क और इंट्रा वॉरप इंडेक्सिंग को हैंडल करने के लिए केयरफुल प्रोग्रामिंग की डिमांड करती है। फाइनली, लुकअप टेबल्स कांस्टेंट या शेयर्ड मेमोरी में इंडेक्स्ड वैल्यूज के साथ फंक्शन पॉइंटर्स को रिप्लेस करती हैं। ये डिस्क्रीट वैल्यूज या स्टेट मशीन जंप स्पेस्ड ब्रांचिंग के लिए बेस्ड है, लेकिन ये मेमोरी लुकअप्स इंट्रोड्यूस करता है और कैश साइज और बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स से बाउंडेड है। डायग्नोस्टिक टूलकिट क्विक रेफरेंस ब्रांच डाइवर्जेंस चेक करें। ये कमांड एक जीपीयू एप्लीकेशन पर एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट प्रोफाइलर को रन करता है ताकि डाइवर्जेंट ब्रांच टारगेट्स की टोटल संख्या को मेजर किया जा सके, जो वार्प डाइवर्जेंस इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। एग्जीक्यूशन मास्क एफिशिएंसी चेक करें। ये कमांड एक जीपीयू एप्लीकेशन को एनालाइज करने के लिए एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट टूल का यूज करता है और थ्रेड एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करने के लिए एक्टिव थ्रेड्स और एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस के रेशियो को मेजर करता है। मेमोरी कोआलेसिंग एरर्स वेरीफाई करें। यह कमांड जीपीयू एप्लीकेशन को मेमोरी एक्सेस एरर्स, मिसअलाइनमेंट्स और पोटेंशियल लीक्स के लिए स्कैन करने के लिए एनवीडिया कंप्यूट सैनिटाइजर टूल को एग्जीक्यूट करता है। सेक्शन ब्रेक आगे क्या है? इस लैब को खत्म करने के लिए बहुत बढ़िया काम किया। आपने खुद देखा है कि कैसे एक सिंपल %2=0 चेक आपके जीपीयू थ्रूपुट को हाफ कर सकता है, और अब आपके पास डाइवर्जेंस को खत्म करने के लिए 3 प्रोडक्शन ग्रेड टेक्निक्स हैं। पेज को सब टॉपिक 23.10 पर टर्न कीजिए, जहां हम वार्प शेड्यूलिंग, डाइवर्जेंस मिटिगेशन और ऑक्यूपेंसी के बारे में जो कुछ भी हमने सीखा है उस सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन गाइड में सिंथेसाइज करेंगे।